नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 11 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो बिल्कुल 100% रियल और जेन्युइन है। यदि आप पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। रुक्मिणी देवी और ओडेल किस नृत्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। आपको जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, जो रुक्मिणी देवी ओडेल है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। ये प्रसिद्ध भारतीय संगीत की नृत्यांगना है और कोरियोग्राफर तथा थियोसोफिस्ट भी हैं। उन्होंने भारतीय पारंपरिक कला तथा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत ही काम किया है। ठीक है, और वह पशु कल्याण की वकालत भी उन्होंने की है तथा वह भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा की सदस्य बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और इसके साथ ही उन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की भी स्थापना की है। ओके, और उन्हें 1967 में 77 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? ठीक है, यही क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपको जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, इन्होंने भारत समाज पत्रिका की स्थापना की थी। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। और जो थी जो कि मराठी भाषा की एक वास्तविक समाचार पत्र था। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन था 2 अप्रैल 1927 को हुआ था और यह समाचार पत्र मुंबई में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका होता है रेटिनॉल। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, यदि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम पूछा है तो किसी विटामिन का वैज्ञानिक नाम आगे से पूछा जा सकता है। इसलिए आपको सभी विटामिनों के वैज्ञानिक नाम अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, तो एच का। तो उसके बाद में देखते हैं विटामिन बी 1, इसका नाम होता है वैज्ञानिक नाम थायमिन। विटामिन बी 2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन सी का है, विटामिन बी 3 का है, ठीक है, नियोसिन या निकोटोनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में विटामिन बी 5 आता है, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेनिक एसिड। विटामिन बी 6 का होता है पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी 7 का होता है वायोटिन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका है विटामिन बी 9, इसका जो है नाम होता है फोलिक एसिड या फोलेट। ठीक है, का विटामिन बी 12, इसका नाम होता है नियासिन कोलवामीन। ठीक है, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, विटामिन डी आता है, इसका होता है वो कैल्सिफेरॉल। ओके, अगले आपका आता है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो आपका होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का होता है फिनोकोइनोन या मेनोकोइनोन। ठीक है, नेक्स्ट। और ये सभी जो विटामिन हैं वो शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनके अभाव में विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय त्योहार नहीं है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा राष्ट्रीय त्योहार नहीं है? तो यदि ऑप्शन के हिसाब से आपका था एकता दिवस। ठीक है, बाकी आपके जो सारे ये जो थे वो राष्ट्रीय त्योहार थे, लेकिन उसमें एकता दिवस आपका नहीं था। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर जिसने भी लगा उसका ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लगातार 5 दिन तक डांस करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? ठीक है, तो उसका नाम है सृष्टि जगताप। ठीक है, इसका जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के लातूर की सृष्टि जगताप ने 127 घंटे लगातार व्यक्तिगत डांस का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ओके, और इन्होंने जो है नेपाल की वंदना, जिन्होंने 126 घंटे का रिकॉर्ड बनाया था, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सृष्टि का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि मीठी क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, तो मीठी क्रांति का संबंध पूछा गया तो इसका संबंध आपका होता है शहद से। जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, यदि क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आता है और भी क्रांतियों का संबंध पूछा जाता है, तो इसलिए आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांतियों के बारे में देख लेना है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक नज़र में। हरित क्रांति का संबंध आपका किससे है? कृषि उत्पादन से, विशेष रूप से गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका संबंध था। नेक्स्ट आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का देखिए, यह जो है इसका उत्पादन, ये दुग्ध उत्पादन और डेयरी उत्पादन के विकास से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति का जो संबंध है वो आपका है ये मत्स्य पालन और मछली को बढ़ावा देने के संबंध में थी। पीली क्रांति यह खाद्य तेलों, विशेष रूप से सरसों तथा सूरजमुखी के तेलों से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सुनहरी क्रांति। ठीक है, सुनहरी क्रांति यह जो फैल, शहद और बागवानी फसलों में वृद्धि से संबंधित था। अगली आती है सिल्वर क्रांति। ठीक है, यह जो है अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित थी। ठीक है, जुड़ी हुई थी। अगली आपकी थी काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन, यह जो कच्चे तेल और पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। अगली आपकी आती है भूरी क्रांति। देखो, यह जो है चमड़ा उत्पादन तथा कोको उत्पादन से जुड़ी हुई है। ठीक है, सभी को अच्छी तरह से याद करना। अगला आपकी आती है रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति, ये मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। अगली आपकी आती है गुलाबी क्रांति, यह जो है झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी थी धूसर क्रांति, ग्रे क्रांति। ठीक है,
और यह जो उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है, उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप क्या आते हैं, रेनबो क्रांति। यह जो है कृषि के सभी क्षेत्रों में समग्र विकास को दर्शाती है। ठीक है, अगली आपकी गोल्डन फाइबर क्रांति, ये आपकी जूट के उत्पादन से संबंधित है ये क्रांति। ओके, अगली आपकी आती है जैविक क्रांति। ठीक है, और यह जो क्रांति है यह जैविक कृषि और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये सारी इंपॉर्टेंट क्रांति सभी को अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 2020 में शिशु मृत्यु दर क्या है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर पूछी गई तो प्रति 1000 व्यक्ति पर होती है दर। ठीक है, 28.1%। ठीक है, तो आपको जिसने भी 28 लगाया है लगभग में, तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, साल 2020 में भारत में शिशु मृत्यु दर थी वो 28 थी, और यह साल 2019 में 30 थी। ठीक है, यानी कि साल 19 से 2020 तक शिशु मृत्यु दर में 2 अंकों की गिरावट आई थी। और साल 2014 में भारत में शिशु मृत्यु दर यूएनएम और यूएन आर्क में लगातार कमी आ रही है। ठीक है, साल 2020 में उत्तर प्रदेश तक कर्नाटक में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, और इसके साथ साथ कोविड महामारी के दौरान भी बाल हत्या में गिरावट आई थी, तो दुनिया में सबसे कम मौतें बच्चों की ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वह हमारा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है। ओके, और ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। उसमें यदि अनुच्छेद की बात करें तो ये है अनुच्छेद हमारा इसमें आता है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इसमें जो सारे भी अनुच्छेद हैं वो आपके राजनीतिक राज्य के नीति निर्देश तत्वों से ही संबंधित है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इस सिद्धांत का मकसद है आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। इसका ये मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपका थे आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है, यानी कि कितनी बढ़ाई जा सकती है आपातकाल के समय, और बढ़ाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसद द्वारा एक बार में 1 साल तक अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, संसद द्वारा एक बार में 1 साल तक। ओके, इसके साथ साथ देख लेते हैं कि यह जो बढ़ोतरी है आपातकाल खत्म होने के बाद अधिकतम 6 माह तक ही लागू रह सकती है, और राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा करते हैं। ओके, और राष्ट्रपति शासन और यह राज्यपाल आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जा सकता है, तथा राष्ट्रीय शासन की जो अवधि है अधिकतम 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में ऑरेंज कप किसको दिया जाता है। ठीक है, तो ऑरेंज कप किस लिए दिया जाता है, उसलिए दिया जाता है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को। ठीक है, जो खिलाड़ी सबसे अधिक रन बना जाता है उसे कौन सा हम देते हैं, ऑरेंज कप देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप जितने भी इंपॉर्टेंट कप हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आईपीएल के जितने भी इंपॉर्टेंट कप हैं। ओके, देखिए सबसे पहले आपका होता है ऑरेंज कप। ठीक है, और ये क्या है, पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को दिया जाता है। अगला आपका आता है पर्पल कप। पर्पल कप किसे दिया जाता है, पूरे सीजन में जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको हम देते हैं पर्पल कप। ओके, उसको मिलता है। उसके बाद में आपका आता है मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर। ठीक है, पूरे सीजन में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ये आपको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका आता है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड। ठीक है, ये किसको दिया जाता है, सबसे युवा नए खिलाड़ी को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ युवा को प्लेयर ऑफ अवार्ड। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड ये किसे दिया जाता है, खेल में सबसे आगे रहने वाली टीम को दिया जाता है, जो टीम सबसे आगे रहती है उसको दिया जाता है। अगला आपका आता है सुपर स्ट्राइक अवार्ड, ये सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज को दिया जाता है। ओके, अगला आपका पुरस्कार आता है गेम चेंजर अवार्ड। ठीक है, चेंजर अवार्ड किसे दिया जाता है, मैच के दौरान सबसे प्रभावी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन किसे दिया जाता है, पावर प्लेयर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है सिक्सर ऑफ द सीजन पुरस्कार, ये भी एक पुरस्कार है आईपीएल का। इसे पूरा टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है सिक्सर ऑफ द सीजन। और कैच ऑफ द सीजन किसी पूरे सीजन में सबसे बेहतरीन कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी को। ठीक है, उसके नाम से ही जुड़ा है, अच्छी तरह से देख सकते हैं, केवल एक बार पढ़ लेना बस। मैच ऑफ द फाइनल मैच किसे दिया जाता है, आईपीएल फाइनल में सबसे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को। ओके, विजेता ट्रॉफी दी जाती है आईपीएल चैंपियन टीम को, जो जीतती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीजे बाबू वाला का जो गाना था वो किसने गाया था, ये क्वेश्चन आया था। तो ठीक है, ये जो गाना है वो आदित्य सिंह प्रताप सिसोदिया बादशाह, जिसको बादशाह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इन्होंने गाया था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, इस गाने को बादशाह और आस्था गिल ने गाया था। यह बादशाह के एल्बम द वन का पहला सिंगल है। ठीक है, सिंगल है, और यह गाना है 27 जुलाई 2015 को सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा यूट्यूब तथा अन्य संगीत स्ट्रीमिंग सेवाओं के माध्यम से रिलीज किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई थी तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली थी। ठीक है, तो ये जब भारत आए थे तख्ता पलट के बाद,
तो अजीत डोभाल से मिली थी। तख्ता पलट होता क्या? देख, तख्ता पलट एक बहुत ही बड़ी घटना थी जिसमें देखिए पूरे परिवार की हत्या, निर्वासन और वापसी, अपने पति, बच्चों और बहन शेख रेहाना को छोड़कर हसीना के पूरे परिवार की 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी तख्ता पलट के दौरान हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या भी शामिल है तथा हत्या के समय हसीना, वाजिद और रेहाना यूरोप की यात्रा पर गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है, यानी कि जनगणना को पूरा करता है। ठीक है, तो भारत में जो आपका गृह मंत्रालय है वो जनगणना का कार्य करता है। ठीक है, ये आप इसके साथ साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जनगणना से रिलेटेड। कि आधुनिक जनगणना का जो प्रारंभ है वो स्वीडन में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और विश्व में दशकीय जनगणना की शुरुआत है 1790 ईस्वी में यूएस में हुई थी। ठीक है, और भारत की जो पहली गणना है वो 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में हुई थी। और इसके साथ ही देखिए भारत की जो दशकीय जनगणना की जो शुरुआत है वो 1881 में रिपन के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और जनसंख्या जो दिवस है हम हर साल 11 जुलाई को मनाते हैं तथा स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो 1991 में हुई थी। ओके, सारे पॉइंट को ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई मछली झींगा खा रही है तो झींगा किस प्रकार का उपभोक्ता होगा? ठीक है, तो झींगा किस प्रकार का उपभोक्ता होता तो यह होगा द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ देख लीजिए उपभोक्ता के बारे में हम एक पॉइंट से देख लेते हैं एक नज़र में। ठीक है, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? देखिए वे जीव जो सीधे पौधे और शैवालों को खाते हैं, जैसे कि प्लांटोक्वांट, छोटे जलीय जीव। ठीक है, ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। दूसरे नंबर पर क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। ये क्या होते हैं? कि वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे झींगा, छोटी मछली, ये क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? देखिए वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे बड़ी मछलियाँ होंगी। ठीक है, मछलियों को ही खाती हैं बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियों को। नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्थ उपभोक्ता आपका आता है। ठीक है, तो चतुर्थ उपभोक्ता क्या होते हैं? शीर्ष पर स्थित बड़े शिकारी जीव, जैसे कि शार्क या डॉल्फिन। ठीक है, सबसे बड़े शिकारी जो और अन्य छोटे जीव को खाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता को खाते हैं, तो क्या होते हैं? चतुर्थ उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी? ठीक है, तो पीड़ितों के उत्थान के लिए किसने समाज की स्थापना की थी? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले ने की थी पीड़ितों के उत्थान के लिए। के साथ साथ इंपॉर्टेंट कार्य इनके देख लेते हैं। देखिए सत्यशोधक समाज तथा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन की शुरुआत भी इन्होंने की थी। इन्होंने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और महाराष्ट्र में एक जाति विरोधक आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। ओके, और इसका मुख्य उद्देश्य था तथाकथित निचली तथा निम्न जातियों को उनके शोषण और उत्पीड़न से मुक्त कराना। ठीक है, सत्य समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी और इसकी स्थापना जो है वो 24 सितंबर और 1873 को पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रदरफोर्ड ने किसकी खोज? ठीक है, इससे कुछ था, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। यदि आपको लगता है क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। ठीक है, तो रदरफोर्ड की जो खोज थी, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? तो उन्होंने जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। किसकी? नाभिक की खोज की थी। ओके, और इसके साथ साथ ही उन्होंने 1911 में अपने गोल्ड फॉयल प्रयोग के जरिए उन्होंने ये सिद्ध किया था कि परमाणु के केंद्र में एक घना और धनात्मक आवेश भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा भी उन्होंने एक और खोज की थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की भी खोज की थी और परमाणु संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने आधुनिक परमाणु भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ क्या आता कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2024 में कौन सा संशोधन पारित किया गया था? ठीक है, तो कौन सा संशोधन पारित किया था जम्मू एंड कश्मीर में? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो थे इसमें दो संशोधन पारित किए थे। पहला आपका संशोधन था जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक और दूसरा आपका था जम्मू एंड कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश और संशोधन विधेयक 2024। ठीक है, इसी के साथ आपके सारे सवाल समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।